गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सर्वप्रथम मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम मयंक निरूपण सिंह है। नगरीय निकाय चुनाव फिरोजाबाद हेतु मुझे जिला निर्वाचन कार्यालय फिरोजाबाद के द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में विस्तार से बताऊं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, उसका किस प्रकार से पालन करना है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने के कारण मेरा स्वयं का दायित्व बनता है कि अपने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में बताऊं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान और नगरीय निकाय क्या है। ठीक है, संविधान क्या है एक तरह से जानना जरूरी है। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। कैसा है? लिखित दस्तावेज है। और इस लिखित दस्तावेज में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, यानी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, सभी व्यवस्था को संचालित करने के सभी प्रावधानों को उल्लेख है। किसका? प्रावधानों को उल्लेख है। यानी कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें शासन व्यवस्था को संचालित करने का सभी प्रावधानों को उल्लेख है। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया संविधान क्या है। इसके अतिरिक्त अब मैं बताऊंगा नगरीय निकाय। ठीक है, नगरीय निकाय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा, यानी 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में जो हुआ था, उसके द्वारा नगरीय निकाय को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। ठीक है, इससे पहले यह संवैधानिक दर्जा नहीं था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 243 के द्वारा 243 या के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाएंगे। क्या करवाएंगे? चुनाव के अंतर्गत इनको, यानी कि ये निर्देशन भी करेंगे, अधीक्षण भी करेंगे और नियंत्रण भी करेंगे। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के पास यानी निर्देशन की भी पावर है, अधीक्षण की भी है और कंट्रोल की। यानी जो भी चुनाव होगा राज्य निर्वाचन के, इस नगरीय निकाय, वो किसके अंतर्गत होगा? राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है। इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन प्रदान की जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन प्रदान की जाती है। क्या? या दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। उन दिशा निर्देश को चाहे कोई राजनीतिक दल हो या कोई सा भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्रत्येक व्यक्ति को इसका पालन करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? चुनाव को में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसको चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे बिना कोई राजनीतिक दल का या निर्दलीय व्यक्ति भी हो, उसको भी
इस गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए समझ गए। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? एक दिशा निर्देश है जो चुनाव को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब दिशा निर्देश है कौन कौन से, ये देखते हैं हम। देखिए देखिए सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार, थोड़ा इसको साइज बड़ा कर लें। सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। मैं शॉर्ट वैसे बता दूंगा आपको, अपनी भाषा में बताता चलूंगा इसको, इन सब चीजों को। एक साइज थोड़ा छोटा करते हैं। जस्ट मिनट, एक मिनट। चलिए यहाँ से हटेगा। चलिए चलिए, हाँ, सभी राजनीतिक दल चाहे किसी भी मजहब का हो, ठीक है, ऐसा कोई कार्य देखिए, ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग या राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल या अन्य कोई व्यक्ति या अन्य निर्दलीय कोई भी इस प्रकार की धार्मिक भावना या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना या उसका मन आहत हो, यानी उसको पीड़ा पहुंचे, जिससे व्यक्ति के मध्य में तनाव उत्पन्न हो। यानी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करेगा, चाहे जाति धर्म के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति की उसकी भावनाएं आहत हो, यानी कि जैसे लोगों के मध्य में जिस तनाव उत्पन्न हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं करेगा, याद रखिए। नेक्स्ट 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 देखिए, साइज बड़ा कर लेते हैं इसको। किसी भी राजनीतिक दल उम्मीदवार की आलोचना उसकी नीति, कार्यक्रम, पूर्व के इतिहास, कार्यक्रम के संबंध में की जा सकती है। यानी कि आपको किसी भी राजनीतिक दल की आलोचना कर सकते हो, यानी राजनीतिक दल की आलोचना कर सकते हो। जो व्यक्ति खड़ा है प्रतिद्वंदी, उस व्यक्ति की कार्यों के आधार पर आलोचना कर सकते हो। यानी किसी भी राजनीतिक दल की उसके कार्यों के पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसकी व्यक्ति के पर्सनल जीवन पर पर्सनल पर्सनल जीवन पर कभी भी आलोचना नहीं करोगे। यानी व्यक्ति के पर्सनल जीवन पे आपको कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वही बात है। नेक्स्ट गा के अंतर्गत मत प्राप्त करने के लिए जाति, सांप्रदायिक या धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। वही चीज जो अभी से पहले बताई थी, वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का प्रयोग निर्वाचन में प्रचार प्रसार हेतु नहीं किया जाएगा। यानी कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि, यानी कहीं जहां भी आप पूजा करते हो, पूजा स्थल, वहां पर आप यानी कि उसका प्रयोग निर्वाचन कार्यों में नहीं करोगे। कि आप जैसे कई बार आप देखा होगा कि मंदिर में भी लोग आपस में इलेक्शन की के प्रचार करने लगते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार नहीं करोगे।
ठीक है। सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट या अपराध माने जाएंगे। यानी कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो कि भ्रष्ट या अपराध माना जाता है। जैसे चुनावी सभा में गड़बड़ी करना, यानी चुनावी सभा में गड़बड़ी करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसलिए आप इस प्रकार से दूर ही रहिएगा। नेक्स्ट, मतदाता को रिश्वत देकर या डराकर, धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे कि मतदाता को रिश्वत दो या उसको डराओ या धमकाओ। इस प्रकार से आप कोई भी कार्य नहीं करोगे। मतदाता को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का बांटना। आप लोग देखते हो कई बार कि इलेक्शन के दौरान क्या मादक द्रव्य पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप इस प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करोगे, ठीक है। छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव प्रचार। देखिए, चुनाव प्रचार यानी सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? किसी अन्य राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के कृत व प्रदर्शन नहीं करोगे। यानी पुतला को, किसी भी प्रकार का पुतला लेकर चलना या उसको जलाने का किसी का कार्य आप इस प्रकार से नहीं करोगे। ये हर चुनाव के खर्चे के लिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव के लिए अलग अलग खर्चे का प्रावधान है। यानी कि एक खर्चे की तय सीमा की गई, यानी कि एक लिमिट है कि आपको उसी लिमिट के आधार पर अपने व्यय करने हैं। ठीक है, किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनीतिक विचारों या कृत्यों से असहमति या मत भिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण या विघ्न रहित वही चीजें, पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार, मत, कृत्य का विरोध करके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित नहीं किया जाएगा। वही बात जो इससे पहले मैंने बताई थी कि उसके कृत्य के आधार पर तो आप उसके कह सकते हो, ठीक है, कृत्य का, लेकिन उसके व्यक्तिगत लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहोगे। और दूसरा, उसके विरोध में उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति को की भूमि, भवन, दीवार का उपयोग झंडा लगाने या झाड़ियों, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किए जाएंगे और ना ही अपने चुनाव कार्यकर्ता एजेंट को ऐसा करने दोगे। यदि आप कोई भी झंडा या पोस्टर लगाते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के छत पर या उसके पेड़ पर या झाड़ियों पर उसकी अनुमति लेकर ही आप ऐसा कार्य करोगे। क्या लेना पड़ेगा आपको? उस व्यक्ति से अनुमति। ये नहीं है कि आप घर में घुस गए और आपने जबरदस्ती उसकी छत पर झंडा लगा दिया, ऐसा नहीं करोगे आप। ठीक है, किसी भी शासकीय सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे। यानी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर आप विज्ञापन नहीं करोगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि का प्रयोग नहीं लगाओगे, ना ही किसी प्रकार से उसे गंदा करोगे। यानी शासकीय या सार्वजनिक संपत्ति पर आप किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं करोगे, यानी कि उसका प्रयोग आप एडवर्टाइजमेंट के रूप में नहीं करोगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन
कर लगाए गए झंडे या पोस्टरों को आप स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करोगे। यदि किसी व्यक्ति ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो ऐसा नहीं है कि आप तो स्वयं पहुंच गए उससे लड़ने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जिला प्रशासन से उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक उचित कार्रवाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, चुनाव प्रचार हेतु वाहनों का प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे। यानी चुनाव प्रचार हेतु आप जो भी वाहनों का प्रयोग करोगे उसके लिए आपको जिला प्रशासन से अनुमति प्रदान करनी होगी, वो अनुमति लेनी होगी, प्राप्त करनी होगी, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग, यानी कि एक तो पहली बात है लाउड स्पीकर साउंड बॉक्स का प्रयोग करने के लिए आपको अनुमति लेनी होगी। क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी, सॉरी, अनुमति। ठीक है, दूसरा, अनुमति लेने के लिए इसके बाद रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर यह प्रतिबंधित रहेगा। यानी लाउड स्पीकर पे आप कोई भी आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या रहेगा? बंद रहेगा। ठीक है, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही करेंगे। यानी कि आपको केबल नेटवर्क, वीडियो, रेडियो से किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रचार प्रसार करना है, तो इसके लिए आपको क्या होगा? जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कोई नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचक प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम या अथवा प्रकाशक का नाम ना हो तो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। यानी कि आप यदि कोई भी पोस्टर लगाते हो तो उस पर क्या प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य है? क्या प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यानी कि प्रत्येक राजनीतिक दलों जो भी है उसके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना ही प्रचार प्रसार की अनुमति के द्वारा ही प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये नहीं है कि उसने अनुमति नहीं दी आप कोई भी प्रचार प्रसार करने लगे। नेक्स्ट, इसका फोन थोड़ा वैसा हो गया। सभाएं व जुलूस के संदर्भ में आप याद रखिए, देखिए सभा रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति से ही लेकर ही करेंगे। यानी कभी भी सभा करनी है आपको, रैली करनी है, जुलूस निकालना है, तो इसके लिए आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी राजनीतिक दल उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाएं जुलूस आदि में किसी प्रकार की बाधा या विघ्न उत्पन्न न करें। याद रखिए, यानी कभी भी कोई सभा चल रही हो राजनीतिक दल की, ये नहीं है कि आप उसमें बाधा उत्पन्न करने पहुंच जाओ। ऐसा नहीं करना है कि ये हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है तो हम उसमें बाधा उत्पन्न करने पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना है। सभा रैली जुलूस को इस प्रकार से आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। यानी कि सभा और रैली जुलूस आप इसका टाइम देख के कीजिए, और कि किसी भी यानी कि पब्लिक पैलेस में ट्रैफिक जाम ना हो, यानी कि कभी यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, जुलूस और सभाओं या रैली में जिला प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असले, लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभा रैली जुलूस में लाउड स्पीकर या किसी प्रचार वाहन वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति से ही करेंगे। ठीक है, ये इससे पहले बता ही दिया। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व
यानी मतदान समाप्त होने से, याद रखिए, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा यानी किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। यानी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व, याद रखिए मेन पॉइंट क्या है, मतदान समाप्त होने से, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व आपको चुनाव प्रचार बंद कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मतदान दिवस पर देखिए आपको क्या क्या याद रखनी है, क्या क्या जिम्मेदारियां आपकी। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के साथ शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने के हेतु सहयोग करोगे। आपको जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आपकी भावना एक सहयोग की भावना होगी। ठीक है, फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को ना उकसाएंगे, ना उसकी मदद करेंगे। यानी कोई व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं कहोगे बेटा फर्जी मतदान कर लो जाके, या उसको किसी प्रकार से ना उकसाओगे, ना उसको मदद करोगे। ठीक है, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक वापस ले जाने के लिए वाहन का उपयोग नहीं करोगे। यानी किसी मतदाताओं को अपने वाहन से लेकर आना और उसे वापस छोड़ के आना, इस प्रकार से आप अपने पर्सनल व्हीकल का कभी भी प्रयोग नहीं करोगे। वाहन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। वोट डालने के लिए कोई मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन का मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल वाहन से जा रहा है तो जहां मतदान केंद्र है उससे 100 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी 100 मीटर डिस्टेंस से पहले ही अपने वाहन को खड़ा कर देंगे आप। ठीक है, यानी 100 मीटर डिस्टेंस से पहले ही आपको खड़ा कर देना होगा अपने वाहन को। नेक्स्ट पॉइंट, मतदान के लिए मतदान केंद्र के 100 मीटर के रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान केंद्र से संबंधित अधिकारियों के कार्यों में ना बाधा डालेंगे, ना ही उससे अभद्र व्यवहार करेंगे। आपको किसी भी प्रकार से कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना है। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने अथवा मतदान स्थल तक ले जाने के लिए बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे आप। आपराधिक दुराचरण से ईवीएम को क्षति पहुंचाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने या कराने का कार्य नहीं करेंगे। आपका कभी भी ईवीएम को कोई क्षति, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे ईवीएम को या बैलेट बॉक्स को किसी प्रकार का हानि हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। मतदाताओं को पहचान पर्ची सादे कागज पर दी जाएंगी। यानी कि मतदाता को जो पर्ची देते हैं वो सादा पर्ची पर दी जाएंगी, उस पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं लिखा होगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। यानी मतदान वाले दिन जो भी आप, यानी कि पर्ची डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी काउंटर लगाते हो वो एक तो आकार में छोटे होंगे, दूसरा उस पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना ही उस पर प्रचार प्रसार की सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत, यानी कि जो ऑथराइज व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मतदान कार्मिक हैं, प्रत्याशी है, निर्वाचन अभिकर्ता है, मतदान अभिकर्ता है। मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। याद रखिए, मतदान स्थल के अंदर इन व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी है या संबंधित निकाय को छोड़ देगा। नेक्स्ट, देखिए, सुरक्षा प्राप्त या निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। देखिए, अब देखिए, मैंने सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण या व्यवहार, ठीक है, किसी भी सार्वजनिक उपक्रम या शासकीय अर्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्राम गृह का प्रयोग चुनाव प्रचार या चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे। यानी कोई भी सत्ता दल, सीधे कहा गया, कोई भी सत्ता दल अपनी पावर का उपयोग नहीं करेगा, जिसके यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि डाक अपने यानी कि जो उसके अंतर्गत आते हैं, डाक निरीक्षण गृह या डाक बंगला, यानी मैं कह सकते हैं सत्ता दल सरकारी संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? सरकारी संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी सत्ता दल सरकारी संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा। मैं निष्कर्ष यही निकल के आता है इसके तरफ। निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार से कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारी का उपयोग करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि शासकीय यानी कि कोई भी सत्ता दल है, यदि अपने शासकीय कार्य से जा रहा है, किसके शासन के कार्य से जा रहा है, तो वहां पर ना तो कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे ना, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार के कर्मचारियों का इसमें प्रयोग करेंगे। यानी कर्मचारियों को भी इन सब चीजों से दूर रखेंगे। निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने में किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। यानी सरकारी संपत्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मेन चीज निष्कर्ष यही है। ठीक है, और इस अवधि के दौरान ये घा पॉइंट कहते हैं, इस अवधि के दौरान मेन पॉइंट है, कोई भी सत्ता दल इस दौरान इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं करेगा, कोई भी नई घोषणा नहीं करेगा या इसके अंतर्गत नई यानी मैंने नई परियोजनाओं को स्टार्ट करने की बात नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, मत प्रभावित हो। ठीक है, यानी कोई भी नई घोषणा नहीं करेगा, बस मेन चीज रखिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे। यानी भारत सरकार का कोई भी मंत्री है, वो यानी कि वोटर्स वोट डालने के लिए जाएंगे, याद रखिए, सिंपली एज ए वोटर्स मत डालने के लिए जाएंगे। शासकीय विभागों व कर्मियों के लिए देखिए, शासकीय विभाग कर्मियों के लिए देखें, सरकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नलिखित आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यानी सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता प्रदान की गई है। ठीक है, निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी कि अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग क्या होगा, पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानांतरण, नियुक्ति, प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व के पश्चात ही की जाएगी। यानी कि किसी अपरिहार्य
परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपको निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी प्रभावित होते हुए निष्पक्ष होकर करेंगे। यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी के लिए प्रत्येक दल समान है, ऐसा नहीं है कि वो किसी के प्रभाव में आकर अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर पाए। कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे। यानी कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सभा में नहीं पहुंचेंगे, यानी कि सभाओं से दूर रहेंगे। ठीक है, याद रखिए। यानी कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सभा चल रही हो, उनकी मीटिंग चल रही हो, उसमें किसी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। याद रखिए, केवल वही अधिकारी जा सकते, वही जाएंगे सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारी या कर्मचारी, यानी सिक्योरिटी से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ही केवल वहां पे एज ए सिक्योरिटी के पर्पज से जा सकते हैं, ना कि वहां पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट, सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवा अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी भी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे। याद रखिए, वही बात इसने फिर कही है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी यदि सार्वजनिक स्थान पर हम चुनावी सभा हेतु परमिशन देते हैं तो इसमें हम किसी प्रकार से हम भेदभाव नहीं करेंगे। आप चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या अन्य राजनीतिक दल हो, आपके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार किया जाना है। यानी उस चुनावी स्थल, उस सार्वजनिक स्थान को प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए दिया जाए और नहीं देना तो किसी को भी ना दिया जाए। ठीक है, ओके। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो भी मेन पॉइंट है वो सभी को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आपको इसको पालन करना है। यानी प्रत्येक प्रत्याशी को एक आदर्श आचार संहिता का प्रयोग करते हुए अपने नगरीय निकाय के चुनाव को एक पारदर्शिता बनाए रखें। यानी कि आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका निष्पक्ष और प्रभावी और पारदर्शिता बनाए रखना। यानी कि आपको चुनाव कैसा बनाना है? पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आपको जो गाइडलाइन दी है उसके उद्देश्य को पूर्ण किया जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग सब लोग आदर्श आचार संहिता को समझें, इसका पालन करें और चुनाव को एक पारदर्शिता के साथ संपन्न कराएं। कैसे? पारदर्शिता के साथ संपन्न कराएं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 84 पर मैंने ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में ऐड होकर आप में से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो चुनाव से संबंधित। ठीक है, और जो भी वार्ड नंबर 46 से 50 तक के प्रत्याशी हैं इनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अतिरिक्त और भी अन्य प्रत्याशी ऐड होना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इलेक्शन संबंधित, तो वो लोग भी क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में लिखकर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।